और अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान समय समय पर जैसे अपनी मांगे बीजेपी के सामने उठा रहे हैं और बिहार चुनाव में जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो ऐसे में अगर उनको एनडीए का साथ छोड़ना भी पड़ा और तेजस्वी के साथ भी जाना पड़ा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान यहां पर भी पलटी जो है वो मार सकते हैं। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको 2020 का चुनाव, जब भी चिराग पहले एनडीए का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब उनको वही सीट शेयरिंग पे आकर पेंच फंसा और जब सीट शेयरिंग में उनकी बातों को एनडीए के अंदर नहीं माना गया तो एनडीए से अलग हो गए और अकेले उन्होंने 137 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और नुकसान किसको पहुंचाया? नीतीश कुमार को और बीजेपी को, यानी एनडीए को ही उन्होंने उस समय भी नुकसान जो है वो पहुंचाया था और वो बार बार इसको याद भी दिलाते रहे हैं। और ये बात बीजेपी हो या नीतीश कुमार हो अच्छे से जानते हैं कि चिराग की मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया और चिराग ने अगर वापस से 2020 वाला खेल कर दिया, भले ही वो जीत ना पाए और जीतेंगे जरूर, क्योंकि इस बार जो उनका कद है वो अब बड़ा है, 5 सांसद उनके पास ऑलरेडी हैं। 2024 में उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल करी, 100 के स्ट्राइक रेट से 5 सीटों पर लड़े और 5 सीटें जीते। उसके बाद में उनका आत्मबल भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो ऐसे में उनको दरकिनार करना या छोटा समझना ये बीजेपी की भूल हो सकती है। और अगर ऐसा बीजेपी करती है या नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, चिराग पासवान को कम आंकते हैं, तो चिराग पासवान यहां पर पाला बदल सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि संभावनाएं वो आरजेडी की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि भले ही आपने देखा था कि होली के मौके पर उन्होंने तेजस्वी यादव को बधाई दी थी, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और अभी भी वो लगातार कहा जा रहा है कि संपर्क में आरजेडी के हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। अगर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं और हम ये भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, इस दौरान वो न सिर्फ बिहार को कई हजार करोड़ रुपए की सौगात भी देते हैं, बल्कि ये भी देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार के अंदर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका फायदा मिलेगा? यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वोटर्स को खींचा जाए। सबसे बड़ी बात है कि हम बीजेपी के एक स्कीम को लेकर अगर बात करें तो जिस तरीके से घर घर सिंदूर बांटने की भी जो बीजेपी ने नीति बनाई है, क्या ये भी एक चुनाव का हिस्सा है? आखिरकार बिहार जो चुनाव है उस चुनाव में जीत किस पार्टी की होगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी बिहार में सीएम बनने के लिए बहुत बड़े हद तक जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका भी जो बिहार दौरा होता है, और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जो विपक्ष है, विपक्ष भी जिस तरीके से वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। और तेजस्वी यादव का देखिए हम जिक्र करते हैं और वाकई तेजस्वी यादव फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो कहा भी जाता है कि जो दूध का जला है वो छाछ भी फूंक फूंक के जो है पीता है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी इस बात को समझते हैं कि बिहार चुनाव अगर जीतना है तो उन्हें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। तो बिहार चुनाव से पहले जो कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको कि नीतीश को क्या दोबारा चांस बीजेपी देगी? अगर नीतीश को चांस नहीं मिलता है तो फिर नीतीश का क्या रोल होगा, नीतीश किस तरफ जाएंगे? और दूसरी बात ये भी है कि अगर नीतीश आरजेडी की तरफ जाते हैं और चिराग पासवान को लेकर भी बात करते हैं तो चिराग पासवान की पार्टी से ये कहा जाता है कि भैया चिराग को भी मौका मिलना चाहिए। तो जहां सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर हम देख रहे हैं उठापटक जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार धीरे धीरे खुद को मजबूत कर रहा है। देखिए, चुनाव को लेकर के अगर देखें बिहार में तो दिन ब दिन जो है समीकरण बदलते जा रहे हैं और मामला दिन ब दिन उलझता जा रहा है। नीतीश कुमार का कोई स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है कि वो एनडीए में रुकने वाले हैं या फिर इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। वहीं पर आपने बात की थी शुरू में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और किस तरह से बीजेपी उसको भुनाने की जो है वो बात कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जो नेहा सिंह राठौर जो गायक हैं, उन्होंने कहा था कि ये इस हमले के बदले में बीजेपी देश भर में जो है वो वोट लेगी और ऐसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी वो अब सही जाकर साबित हो रही है। और इसके आपने को मैं याद दिलाऊं कि जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी इस पर वोट लेगी, इस तरह की बातें की थी उन्होंने, तो उन पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन अब उनकी बातें सच हो रही हैं तो उससे ये पता चल रहा है कि बीजेपी किस हद तक जो है वो गिर सकती है। यानी उसके बाद में पहलगाम के बाद में ही ऑपरेशन सिंदूर लाया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कई बार मंचों से खुद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो दहाड़ चुके हैं और बीजेपी का
हर मंत्री, हर नेता, हर कार्यकर्ता जो है इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का ऐसे ही गुणगान गा रहा है जैसे हमने पाकिस्तान को वापस से दो टुकड़ों में बांट दिया हो, जैसे कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई हो। जबकि ये सबको पता है कि सीज फायर का ऐलान कहां से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है। ट्रंप जो है पूरा क्रेडिट लेकर के जा रहे हैं, जबकि सवाल यहां पर इस पर भी उठते हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव में बिल्कुल बीजेपी जो है ऑपरेशन सिंदूर को बनाने की कोशिश कर रही है। पहलगाम के जो आतंकी हमला हुआ था उसको वोटों में तब्दील करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब क्या मोदी जी उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये डिपेंड करता है नीतीश कुमार के ऊपर। क्योंकि अभी भी जो गाड़ी जो किंग मेकर की भूमिका में बिहार के अंदर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ में रहते हैं तो शायद यहाँ पर एनडीए को जीत मिल सकती है, लेकिन अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल उससे पहले करते हैं, चुनावों से पहले, और इंडिया गठबंधन में अगर जाते हैं, जिस तरह से उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है, तो ये बात तो निश्चित है कि ऑपरेशन सिंदूर के बदले में वोट मांगना भी मोदी जी को भारी पड़ने वाला है। और इंडिया गठबंधन जैसे बढ़त बढ़ाए हुए है, नीतीश कुमार के जाने के बाद में वो और भी ज्यादा बढ़त कई गुना की हो सकती है। अमन भाई, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि सीट शेयरिंग को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी से तो कहा जा रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया हमें सीटें चाहिए, और हमने देखा भी था कि 40 सीटों की मांग कहीं ना कहीं चिराग के द्वारा की गई थी। जीतन राम मांझी भी ये कह रहे थे कि अगर 40 से कम दिया तो भैया मंत्री पद वो छोड़ देंगे। तो ऐसे में मैं चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का जिक्र करना चाहूँगा। बहुत खामोशी चिराग पासवान और मांझी के अंदर फिलहाल नजर आ रही है, और ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी इन्हें सीटें देगी या नहीं देगी, और अगर नहीं देगी तो फिर क्या स्टैंड रहने वाला है चिराग का, मांझी का। और हम ये देख रहे हैं कि अभी हाल ही में चिराग पासवान ने फिर से जो है तेजस्वी यादव को जीत की बधाई दी है, जो उनके घर उनका बेटा हुआ है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि होली का जो त्यौहार था तो उस दौरान भी हम देखते हैं कि होली के त्यौहार पर भी उन्होंने पूरे लालू परिवार को बधाई दी थी। तो क्या एक दरवाज़ा खोल रखा है चिराग पासवान ने बहुत पहले से ही? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में कब क्या समीकरण बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान समय समय पर जैसे अपनी मांगे बीजेपी के सामने उठा रहे हैं और बिहार चुनाव में जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो ऐसे में अगर उनको एनडीए का साथ छोड़ना भी पड़ा और तेजस्वी के साथ भी जाना पड़ा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान यहाँ पर भी पलटी जो है वो मार सकते हैं। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको 2020 का चुनाव, जब भी चिराग पहले एनडीए का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब उनको वही सीट शेयरिंग पे आकर पेंच फंसा और जब सीट शेयरिंग में उनकी बातों को एनडीए के अंदर नहीं माना गया तो एनडीए से अलग हो गए और अकेले उन्होंने 137 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। और नुकसान किसको पहुंचाया? नीतीश कुमार को और बीजेपी को, यानी एनडीए को ही उन्होंने उस समय भी नुकसान जो है वो पहुंचाया था। और वो बार बार इसको याद भी दिलाते रहे हैं। और ये बात बीजेपी हो या नीतीश कुमार हो अच्छे से जानते हैं कि चिराग की मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया और चिराग ने अगर वापस से 2020 वाला खेल कर दिया, भले ही वो जीत ना पाए, और जीतेंगे जरूर क्योंकि इस बार जो उनका कद है वो अब बड़ा है। 5 सांसद उनके पास ऑलरेडी हैं। 2024 में उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल करी, 100 के स्ट्राइक रेट से 5 सीटों पर लड़े और 5 सीटें जीते। उसके बाद में उनका आत्मबल भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो ऐसे में उनको दरकिनार करना या छोटा समझना ये बीजेपी की भूल हो सकती है। और अगर ऐसा बीजेपी करती है या नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, चिराग पासवान को कम आंकते हैं, तो चिराग पासवान यहाँ पर पाला बदल सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि संभावनाएं वो आरजेडी की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि भले ही आपने देखा था कि होली के मौके पर उन्होंने तेजस्वी यादव को बधाई दी थी, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और अभी भी वो लगातार कहा जा रहा है कि संपर्क में आरजेडी के हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। अगर नीतीश कुमार तो पहले पाला बदलते रहे, लेकिन अगर यहाँ पर चिराग पासवान भी पाला बदलते हैं तो इसमें कोई भी नई बात होने वाली नहीं है। अब्बास भाई, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी रहेगा कि ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो रहा है उसको झटका बीजेपी ने दिया है। अगर मैं थोड़ा महाराष्ट्र का जिक्र कर लेता हूँ तो हम क्या देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे को इन्होंने किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया। जब ज़रूरत थी तो शिंदे को उन्होंने सीएम बनाया, और उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी जब ज़्यादा सीटें लेकर आई तो उस दौरान उस सीट जो शिंदे है उनका खेल खत्म हुआ। यही हालत हम अजीत पवार की भी देखते नजर आए कि किस तरीके से अजीत पवार को भी कहीं ना कहीं बहुत सस्ते में यहाँ पर निपटाने की जो है वो कोशिश की गई। तो यहाँ पर अगर यहाँ बिहार की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो क्या जिस तरीके से अभी तक नीतीश का पलड़ा बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा भारी देखा जाता रहा है, लेकिन काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जो जेडीयू की पकड़ है वो बिहार में कमज़ोर होती लगातार धीरे धीरे नज़र आ भी रही है। और जिस तरीके से लगातार
अगर हम बात करें कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि एक मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक राज्य की जिम्मेदारी और इस तरीके की उनकी हरकतें या इस तरीके की उनकी स्थितियां, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का लगातार बिहार के अंदर दौरा, प्रधानमंत्री मोदी का जाना, अमित शाह का जाना, तो क्या जेडीयू वाकई बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर दिखती नजर आ रही है? और क्या वही हाल होगा नीतीश कुमार का जो शिंदे के साथ किया गया था? देखिए, नीतीश कुमार का वो हाल होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं अभी तक जो बीजेपी सबको धोखा देती है, अगर कहें उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी हो या फिर उसके बाद में उन्होंने एकनाथ शिंदे को धोखा दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार वो शख्सियत हैं जिन्होंने बार बार यहाँ पर बीजेपी को पटखनी दी है। जब उन्होंने चाहा इंडिया गठबंधन में गए, जब चाहा एनडीए के साथ में आए। और मैं आपको वो भी याद दिलाना चाहता हूँ कि मंचों से खुद अमित शाह क्या कहा करते थे कि अब नीतीश जी की एनडीए में कोई जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए में उनको वापस लेकर के आए और अभी तक एनडीए में उनको जो है रखे हुए हैं। तो ये उनकी जो नीतीश कुमार की पावर है, जो किंग मेकर की भूमिका है, उसको बखूबी मोदी और शाह जानते हैं। तो ऐसे में बस ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या जो शिंदे का हाल वहां पर किया गया था, कोशिश तो बीजेपी बिल्कुल कर रही है, लेकिन क्या वो कर भी पाएगी या नीतीश कुमार उससे पहले ही पटखनी देकर कोई बड़ा खेल जो है वो बिहार के अंदर खेल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जो पीएम मोदी का दौरा हमने देखा है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रख के सरकार कहीं ना कहीं इसे वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश कर रही है, कितना फ़ायदा उन्हें इस चुनाव में मिल पाता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन ये ज़रूर देखा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और सीएम आखिरकार कौन बनेगा। एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश सीएम चेहरा होंगे या नहीं, एक सवाल ये भी है। और अगर विपक्ष की सरकार यहाँ पर बनती है, विपक्ष जिस तरीके से मजबूती के साथ यहाँ नजर आ रहा है, तो उसमें सीएम चेहरा किसे बनाया जाएगा। हालांकि वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम होंगे, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार बिहार की जनता किसके साथ खड़ी रहेगी। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।